कार्ल पापर, इसकी एक रचना है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुला समाज तथा इसके शत्रु। खुला समाज तथा इसके शत्रु। इस रचना में कार्ल पापर ने प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा की आलोचना की है और कहा है कि प्लेटो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो खुले समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। अभी ध्यान देने योग्य बात है कि खुला समाज यानी ओपन सोसाइटी किसे कहते हैं। खुला समाज अथवा ओपन सोसाइटी का मतलब है डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी एक ऐसा समाज जहां लोग आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले। हाँ, पापड़, वो खाने वाला पापड़ नहीं, नाम है ये कार्ल पापर। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज। सामान्य भाषा में कह लीजिए उसने प्लेटो को और लोकतांत्रिक साबित करने की कोशिश की। कोशिश क्या करना है, प्लेटो तो खुल्लम खुला खुद ही बोल रहा है मुझे लोकतंत्र से नफरत है, हमें ऐसी शासन व्यवस्था हम कभी पसंद नहीं कर सकते जो सुकरात जैसे बुद्धिजीवी की अहमियत नहीं समझी। समझ रहे मेरी बात? और बिना बात के उसे मृत्यु के हवाले कर दिया। ये बात क्या थी? इतनी ही थी ना, उसके विचारों से लोग प्रभावित हो रहे थे और समाज में दीर्घकाल से चली आ रही घिसी पिटी मान्यताओं को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। तत्कालीन हुकूमत को यह बात हजम नहीं हुई। उसी दौर से यह प्रथा चल गई, लोकतंत्र को मूर्खों का शासन, इस तरह की संज्ञा दी जाने लगी। शाहिद अफरीदी, के विश्वकर्मा, हेमंत हिमांशु, समझ बात? हाँ, देखिए पापर कहता है, कार्ल पापर, कि प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत, हेमंत, प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत निकृष्ट कोटि की सर्वाधिकारवाद को जन्म देता है। निकृष्ट कोटि की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को। सर्वाधिकारवाद क्या है? एक ऐसी हुकूमत जो जनता के जीवन के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम करने लगे, उसे कहा गया सर्वाधिकारवादी हुकूमत, टोटालिटेरियन गवर्नमेंट। समझ रहे मेरी बात? देखो, दो चीजें होती है, टोटालिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियनिज्म में बेसिकली पॉलिटिकल डोमिनेंस होता है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं सत्तावादी व्यवस्था, सत्तावाद, और इसे क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद में क्या होता है? हुकूमत मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण कायम करने लगती है। तो यहां पर क्या है? सत्तावाद में केवल राजनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण होता है। पापर कहता है कि प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत निकृष्ट कोटि की सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को जन्म देगा, है ना। क्या लोकतांत्रिक समाज में शासक दार्शनिक नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों विकल्प है ना। लेकिन प्लेटो तो पहले से ही सुस्पष्ट है, वेल प्लान्ड है कि उसका शासक हर स्थिति में दार्शनिक होगा, क्योंकि वो मानकर बैठता है कि सत्ता का नियंत्रण उसी के हाथ में होना चाहिए जो दार्शनिक है, जो बुद्धिजीवी है। रोहित, क्लियर है? तो आधुनिक उदारवादी समाज, ये तो लोकतांत्रिक है भाई। लोकतांत्रिक का मतलब यहां पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन बातों को वरीयता दिया जाता है। जन सहभागिता आधारित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाता है। प्लेटो इन चीजों की बात ही नहीं करता। आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज में देखिए, कानून का शासन चलता है, व्यक्ति का शासन नहीं चलता। व्यक्ति शासक हो सकता है लेकिन शासन कानून का होगा, यानी रूल ऑफ लॉ। प्लेटो इससे कोसों दूर है, उससे रूल ऑफ लॉ से कोई लेना देना नहीं।
प्लेटो साफ साफ ये इस मान्यता में भरोसा करता है, यदि शासक गुणी है तो कानून या संविधान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। और यदि शासक, रोहित, यदि शासक दुर्गुणी है तो चाहे कितना भी अच्छा संविधान हो, क्या ही मतलब उसका। और प्लेटो के इस मत से लगभग लगभग बाबा साहब अम्बेडकर भी अपनी सहमति जताते हैं। वो दूसरे रूप में कहते हैं, लगभग यही बात कहते हैं कि किसी भी देश की संविधान की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान का अनुपालन करता कैसे है। डॉक्टर अम्बेडकर केवल रूलिंग क्लास के कंटेक्स्ट में बात नहीं करते, वो सभी के जन सामान्य के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। ऐसी ही बात तो प्लेटो भी कर रहा है। वो अलग बात है कि रूलिंग क्लास स्पेसिफिक होकर कर रहा है, वो शासक वर्ग स्पेसिफिक होकर कर रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? आर यू गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली? पापर वगैरह जैसे विचारक ये भी कहते हैं कि भाई प्लेटो कहीं ना कहीं सर्वाधिकारवादी हुकूमत को स्थापित करना चाहता है। अब सर्वाधिकारवादी हुकूमत मानव जीवन के हर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कायम कर लेती है, यहां तक कि प्राधान्य की संस्थाओं पर भी उनका नियंत्रण हो जाता है, साहित्य, कला, प्रेस, सब पर। ये तो आधुनिक समाज में सेंसरशिप जैसा है नंदिनी, कि सरकार जितना प्रकाशित होना, मतलब सरकार जितना चाहे कि उतना ही प्रकाशित होगा, सरकार जितना चाहे कि उतना ही दिखाना है ना। ये है प्लेटो का दार्शनिक शासक का विचार। आरएचएस क्रॉसमैन भी प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉपर की ही तरह। आरएचएस क्रॉसमैन का कहना है कि प्लेटो का जो दर्शन है आधुनिक उदारवादी मान्यताओं पर इतिहास का सबसे क्रूरतम आघात है। यानी इन्होंने भी प्लेटो की आलोचना किस बात पर की? इस बात पर की कि प्लेटो खुले समाज को क्यों खारिज कर रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? आलोचक ये भी कहते हैं कि भाई शासनिक व्यवस्था आमतौर पर वे लोग बहुत सफलतापूर्वक नहीं चला पाते हैं जो बहुत विद्वान हैं, है ना। आप उदाहरण भी देख लीजिए, अगर राजनीति के अंदर देखें, भारतीय राजनीति के अंदर, तो भी आपको पता चल जाएगा कि जब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विद्वान लोग बैठे हैं, शासनिक व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं रही है। प्लस उसको भी छोड़िए, आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस सेवा में विद्वानों का चयन होता है? आप आईएएस बन जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे, फिलोसफर हो जाएंगे? नहीं, यू आर सिंपली एस्पायरिंग फॉर अ जनरलिस्ट पोजीशन। आप एक सामान्य पद स्थिति वाले नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको विशेषज्ञों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, सामान्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य क्या होता है? शासन के हर क्षेत्र का हर फन मौला होता है। सामान्य जानकारियां सभी क्षेत्रों की होगी, पुलिस या क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, हर क्षेत्र की जानकारी होगी, लेकिन विशेषज्ञ किसी क्षेत्र के नहीं होंगे। तो जो सामान्य होता है वही कुशल शासक होता है, वही कुशल प्रशासक होता है। समझ रहे मेरी बात? एक पर्यावरणविद को जिलाधिकारी बनाकर छोड़ दो, 4 महीने भी वो अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाएगा। प्रवीण, %45 एमपी एमएलए क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान की कुल आबादी की 43% आबादी ऐसी है जो अपराधियों को पसंद करती है। केवल आवाम की पसंदगी और नापसंदगी के आधार पे उसे जन सहभागिता से नहीं रोका जा सकता।
और सवाल ये उठता है कि हुकूमत केवल पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। आप जब सिलेक्शन पाकर अपने सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो अस्थाई हुक्मरान आप ही कहलाएंगे। नेता तो बेचारे मुखौटे हैं, समझ रहे मेरी बात? और ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में जितनी शातिरपना नौकरशाहों में है उतनी शातिरपना नेताओं में नहीं है। रूपा, आप आईएएस बनेंगे, बताइए राज्य शासन के अंदर आईएएस का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। रूपा, दर्शन के अंदर आलोचनात्मक पहलू के रूप में आप बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल दर्शन है उसको तो बोलना पड़ेगा ना। ये तो आलोचनात्मक बिंदु हुई। जहां हाँ, चीफ सेक्रेटरी सलाम सबसे बड़ा पद है आईएएस का स्टेट गवर्नेंस में, राज्य शासन में। और पावर के लिहाज से देखा जाए तो राज्य के मुख्य सचिव से ताकतवर हिंदुस्तान में कोई नौकरशाह नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अब जब हमने चीफ सेक्रेटरी ही बोल दिया शाहिद, तो उसमें अतिरिक्त जोड़ने की क्या जरूरत है? ये उससे छोटा होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभिषेक केवल ओहदे में बड़ा होता है, ताकत में नहीं। राज्य का चीफ सेक्रेटरी केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में 6 गुना पावरफुल होता है, कम से कम, या उससे भी ज्यादा। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी का जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है प्रोटोकॉल के लिहाज से विधायक से नीचे आता है, एमएलए प्रोटोकॉल में इनसे ऊपर है। अब समझ लो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं ये प्रूफ कर सकूं कि हमारे यहां नेता कितने भोले भाले हैं। अभिषेक, जब किसी विधायक से बोल देंगे आप कि भाई हमारी आवाज आप चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाइए जरा, बेचारा वो हक बका जाएगा। चीफ सेक्रेटरी वो तो डीएम से मिलने में कतराता है। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी चीज हुई, जबकि हकीकत क्या है? प्रोटोकॉल की शिक्षा इन्हें प्राप्त होती है चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे, मतलब विधायक की हैसियत से जाएंगे, तो आपसे बड़े प्रेम से पेश आएंगे, अदब से पेश आएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन जिनकी इज्जत होनी है उनकी धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि बेचारों को मालूम ही नहीं है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हैसियत क्या है। हमारे यहां भाई जैसी आवाम होगी प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे, जैसी जनता वैसा उनका प्रतिनिधि। तो भाई हमारी जनता भोली भाली है तो उनके प्रतिनिधि भी वैसे ही हैं। आर्थिक गणित किसके लिए यूपीएससी 23-24 की उम्र में क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रमोशन के लिहाज से देखा जाए तो ये कहना कि ज्यादातर मतलब बड़ी संख्या में हमारे पॉलिटिशियंस आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं वगैरह वगैरह, ये केवल व्यक्ति विशेष के प्रति मतलब इस तरह का आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना ठीक नहीं है। आप जिसको आलोचना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हकीकत ये है कि स्वयं को भी कर रहे हैं, है ना? क्योंकि प्रतिनिधि तो जनता से ही आता है ना। अब क्या करेंगे? ये विडंबना है, समाज की विडंबना है। एक ऐसा समाज जो अपराधियों को अपना रोल मॉडल मानने लगे। है ना? हम लोगों ने यह भी बात की थी, अंशु कह रहे हैं पॉलिटिशियन का भी एग्जाम। अगर देखिए अंशु, अगर पॉलिटिशियंस की एग्जाम होने लगी, रुक जाओ, हम एक बिल्कुल व्यवहारिक बात बता दें। अगर पॉलिटिशियंस परीक्षा पास करके आने लगे ना, तो आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं रूपा, कोई नहीं पूछेगा, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक क्या होता है, आपकी बैसाखी पर ये नेता शासनिक निर्णय लेते हैं, सारा रोड मैप आप तैयार करेंगे, ये हस्ताक्षर करेंगे,
और अगर इन्हें भी आपने पढ़ा लिखा बना दिया तो फिर आपका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। आगे से पॉलिटिशियंस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया तय करने का सुझाव देने से पहले 4 बार सोचना। रूपा, सही बात है। आप बिल्कुल बन जाएंगी अंकित। नौकर साहू की चांदी तभी तक कट रही है जब तक हमारे नेता अर्धसाक्षर हैं। पार्टी इन्हें टिकट इसलिए देती है कि जनप्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। जनता के हितों को कौन बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकता है, प्रतिनिधित्व उसे मिलना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन भाई, जो चीफ मिनिस्टर वगैरह, डीएम को बोलते हैं डीएम साहब, एसपी साहब। वो क्यों ऐसे बोलते हैं? वो मैनरिज्म का हिस्सा बन चुका है। बचपन से ही देख रहे हैं कि अच्छा ये तो हुकुम है, साहब हैं। और जिस दिन सूट टाई वाले पॉलिटिशियंस आने लगेंगे वो साहब साहिबा नहीं बोलेंगे, खूब से खूब बोलेंगे बस ऐसे ही, हेलो ऑफिसर, इतना बोल दिया बहुत है। साहब साहबान का कल्चर खत्म हो जाएगा। आप जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी में जनता तय करेगी ना कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा। अगर आपने मान लीजिए पहले से तय कर दिया कि जो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट होगा वही चुनाव लड़ेगा, तो इसका मतलब कि जनता के वोटिंग बिहेवियर को आप डाइल्यूट कर रहे हैं कि नहीं। भाई मतदाता व्यवहार की आजादी मतदाता के पास ही होनी चाहिए ना। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जब भी आप 328 की समीक्षा करेंगे 19(1)(a) की बुनियाद पर ही करेंगे। मताधिकार, एडल्ट सफरेज को 19(1)(a) से हटाकर नहीं कर सकते। बिल्कुल पढ़ी लिखी है अंकित। हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में ये चल रहा है कि उनका हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है। आपको मालूम है ये आर्टिकल 21 के अंदर अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना सभी का प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप अलग से हटे में टांग अड़ाएंगे कि वो एमपी है, पढ़े लिखे हस्बैंड को क्यों नहीं चुनी, तो इसका मतलब कि आप उनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत।